जय हिंद दोस्तों, भारतीय के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम है भारत की बात संदीप भारतीय के साथ, और इसमें हम आज के जो अपडेट है, जो समाचार आपको सुनाएंगे। और सबसे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि मास्क आप जरूर लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं पूरे भारत में। तो अभी मैं मास्क हटा देता हूँ क्योंकि रूम में भी कोई नहीं है, इसलिए मैं मास्क हटा देता हूँ। तो इस कार्यक्रम में हम आपको जो पूरे दिन में जो मुख्य खबरें रही उसके बारे में हम आपको बताएंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, चाहे खेल की हो, मनोरंजन की हो, तो वो सभी खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये एक निष्पक्ष संवाद है, इसमें आप भी अपने सुझाव रख सकते हैं और अपने आप सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है, जो 5 राज्य हैं उसमें चुनाव होंगे इस साल, जो विधानसभाओं के चुनाव होंगे। तो उसमें मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और तो इन राज्यों के जो चुनाव होंगे, तो उस पे चुनाव आयोग ने आज उसकी डिटेल बताई कि चुनाव कैसे कराए जाएंगे। तो उनके इस खबर पे हम सबसे पहले रोशनी डालते हैं। और उत्तराखंड में है, मणिपुर में है, गोवा में है, यूपी में है, पंजाब में है। तो ये वो 5 राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में आगामी विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच कुल 7 चरणों में होंगे। और इसके बाद 10 मार्च को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने शनिवार को यह घोषणा की है। तो इलेक्शन कमीशन है जो, उसने आज ये घोषणा करी है कि ये जो 5 राज्य हैं इसमें चुनाव होंगे और वो 10 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेंगे और 10 मार्च को फिर काउंटिंग होगी। और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 10, 14, 20 और 23 फरवरी के साथ ही 3 और 7 मार्च को मतदान होगा। तो जो उत्तर प्रदेश की हम पहले बात करेंगे, तो जो चुनाव है वहाँ पे होंगे 10 तारीख, 10 फरवरी, 10, 14, 20 और 23 फरवरी, और 3 मार्च और 7 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक ही दिन में, मतलब जैसे 14 फरवरी को पंजाब, गोवा और उत्तराखंड, तो उसमें एक ही दिन में चुनाव हो जाएगा। और मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। तो जो अलग अलग चरण हैं, तो जो फेजेस आप कह सकते हैं, तो मणिपुर में 2 फेजेस में चुनाव होंगे, 27 फरवरी और 3 मार्च को। और पंजाब, गोवा, उत्तराखंड 14 फरवरी को, 14 फेब को उस दिन चुनाव होंगे इन तीनों राज्यों में। और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है, ये बहुत बड़ा स्टेट है, जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, करीब 23 करोड़ की इसमें आबादी है। और इसमें 10 फरवरी, 14, 20 फरवरी, 23 फरवरी और 3 और 7 मार्च को चुनाव होंगे। और तो ये मैंने आपको बता दिया। और चुनाव पूर्ण कोविड प्रोटोकॉल के साथ आयोजित होंगे। तो चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि भाई कोविड प्रोटोकॉल वो पूरा फॉलो किया जाएगा। जो रैली निकालते हैं तो वो 15 जनवरी तक तो कोई भी जो रैली है वो नहीं निकाली जाएगी। और रोड शो, पदयात्रा या वाहन रैलियों को अनुमति नहीं दी जाएगी 15 जनवरी तक। तो उस पर रोक लगा दी गई है। और सभी पार्टियों को वर्चुअल मोड में कैंपेन चलाने की सलाह दी गई है। तो यानी कि आज 8 जनवरी है, तो 15 जनवरी तक कोई भी पार्टी फिजिकल रैली नहीं कर पाएगी, रोड शो नहीं कर पाएगी, पदयात्रा या वाहन रैलियों की अनुमति नहीं दी गई है 15 जनवरी तक। और सभी पार्टियों को वर्चुअल मोड में कैंपेन चलाने की सलाह दी गई है। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है जो चुनाव आयोग ने किया है, ये देखते हुए कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तो अगले 1 हफ्ता आप कह सकते हैं फिजिकल रैली कोई नहीं होगी। और चुनाव कराने के लिए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सभी चुनाव अधिकारियों का दोहरा टीकाकरण किया जाएगा और उन्हें बूस्टर खुराक दी जाएगी और उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में भी माना जाएगा। तो ये भी बड़ा अच्छा जो किया गया है। चुनाव के प्रति जो चुनाव अधिकारी होंगे तो वो डबल वैक्सीनेटेड होने चाहिए। साथ में जो बूस्टर डोज है वो भी उनको दी जाएगी और उनको फ्रंटलाइन वर्कर्स ही उनको माना जाएगा। और बूथों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और मतदान कर्मियों के लिए पर्याप्त दस्ताने, सैनिटाइजर
भी उपलब्ध होंगे, ताकि कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे फॉलो किए जा सकें। और चुनाव वाले 5 राज्यों में 15 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है, जिसमें जो 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे तो 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है, जबकि 9 करोड़ लोगों को दोनों इंजेक्शन मिल चुके हैं या डबल वैक्सीनेटेड वो हो चुके हैं। और सभी राज्यों में मतदान का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। जो नॉर्मल जो टाइम होता था उससे 1 घंटा और बढ़ा दिया गया है, कोरोना का के देखते हुए कि कोरोना का काल चल रहा है, तो उसमें 1 घंटा वो भी बढ़ा दिया गया है। और अंतिम मतदान सूची 5 जनवरी को प्रकाशित हुई थी, और सर्विस वोटर्स सहित कुल 18.34 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 8.55 करोड़ महिलाएं हैं। चुनाव आयोग ने, तो ये जो 5 राज्यों की बात कर रहे हैं कि 34 करोड़ जो मतदाता हैं, इनमें 8.55 करोड़ महिलाएं हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया है, और इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मतदाता वृद्धि के साथ सभी राज्यों में वृद्धि देखी गई है। यानी कि पहले से ज़्यादा वोटर्स हो गए हैं सभी 5 राज्यों में। और कुल 24.5 लाख ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। तो ये जिस चुनाव में जो 5 राज्यों में चुनाव होंगे, तो 24.5 24.5 लाख ऐसे मतदाता हैं, वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, इन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं देश का। तो हमारे जो सभी युवा साथी हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, जो 18 वर्ष की आयु के हुए हैं, आपके हाथ में सत्ता की चाबी है, तो आप अपना वोट सही और ईमानदार छवि के नेता को डालें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आपको ये देखना है कि आप ये ना जाए कि भाई हम एक पार्टी को वोट करते आ रहे तो उसी को वोट करेंगे। नहीं, जो आपके जो कार्य कराएगा, आपको जो लगता है आपके स्टेट के जो कार्य कराएगा, आपके जो देश के लिए कार्य कराएगा, उसको ही आप सिर्फ वोट डालें। और एक ये मैंने आपको बात बताई, उसमें इसके अलावा 30.47 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन्स हैं, 30.47 लाख। मैं 5 स्टेट का एक साथ मिला के आपको बता रहा हूँ। और चुनाव आयोग ने प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या को 1250 तक सीमित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 30,334 हो गई है। तो एक ही एक खबर है। और कोरोना संकट के बीच प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की औसत संख्या कम रखने पर जोर दिया गया है। चंद्रा ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक बूथ का प्रबंधन विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाएगा। तो बड़े अच्छे जो स्टेप्स उठाए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। उन्होंने कहा कि अब उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को स्थानीय समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों में कम से कम 3 बार प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। यहां तक कि पार्टियों से भी अपने उम्मीदवारों के साथ ऐसा करने की उम्मीद की जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे क्या करेंगे, जिसका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिस नेता का जो चुनाव लड़ रहा है, तो इन चुनावों के लिए उनके लिए जो स्थानीय समाचार पत्र और टेलीविजन चैनल हैं, उन पर कम से कम 3 बार प्रकाशित किए जाएगा उनका जो रिकॉर्ड है कि भाई इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये इसकी हिस्ट्री है। तो वो जो लोकल न्यूज़पेपर हैं उस पर उनका डिटेल दिया जाएगा। और यहाँ तक कि पार्टियों से भी अपने उम्मीदवारों के साथ ऐसा करने की उम्मीद की जाती है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जो पार्टी है वो भी जिसका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड हो तो उसके बारे में बताए। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, कोई भी पार्टी भला क्यों बताएगी। आप ये कह रहे हैं कि जैसे कोई पार्टी है, कोई भी पार्टी आप नाम ले लीजिए, तो उसके वो अपने उम्मीदवार के बारे में ये बताएगी कि भाई हमारा जो उम्मीदवार है, हमने आपके लिए एक जनता का सेवक चूज करा है, जिसके ये फलाने इसके खिलाफ जो किडनैपिंग के मामले हैं या क्या कहते हैं, और जो इसने जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो इसके जो काम कर रखे हैं, तो वो कौन सी पार्टी दिखाएगी। कोई भी पार्टी ऐसे नहीं होगी। मैं नहीं मानता कोई ऐसी पार्टी होगी जो ये बताएगी कि हमारे नेता के खिलाफ ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हमारे नेता का ये क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्योंकि सभी के जो नेता होते हैं वो साफ छवि के नेता हो जाते हैं। तो पहले कोई एक पार्टी में है तो उसका वो दूध का धुला हो जाता है, और दूसरी पार्टी में चला गया तो उसके खिलाफ 50 आरोप लगा दिए जाते हैं। वो सच हो या झूठ हो वो अलग बात है। ऐसी वही होता है। कोई अगर आपको दूसरी पार्टी का होता है तो अगर कोई जैसे बी पार्टी का, तो ए पार्टी कहेगी कि भाई ये तो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये तो चोर डाकुओं को आपने टिकट दे रखा है। लेकिन जब वो आपकी ए टीम में जब बी से ए में आएगा तो कहेंगे अरे इससे साफ छवि का नेता तो कोई है ही नहीं, तो वो दूध का धुला हो गया। तो सभी पार्टी ऐसा करती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमारे नए मतदाता हैं उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनको देखना है कि भाई आपको साफ छवि के जो नेता है उनको चूज करना है।
तो देश के लिए जो जो जिम्मेदारी है वो नए वोटर्स को जरूर देखना है कि भाई हम किस आदमी को वोट डाल रहे हैं जो आगे जाके देश के लिए काम करेगा। और चुनाव आयोग की टीमों की ओर से चुनावी राज्यों का दौरा करने के साथ कम से कम 6 महीनों से तैयारी चल रही है। तो तैयारी 6 महीने से पहले से चल रही है। और तो ये खबर थी। तो मैंने आपको बताया 5 राज्यों में चुनाव होंगे और 7 चरणों में चुनाव होंगे। जो यूपी है उसमें 7 चरण में होंगे, बाकी मणिपुर में 2 चरण में होंगे, और जो बाकी जो 3 स्टेट्स बच गए, गोवा हो गया आपका, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ पे तो वहाँ 1 चरण में यानी कि 14 फरवरी को वहाँ पे चुनाव होगा। तो ये हमने खबर आपको बताई। तो आपके कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, आपको सुझाव है तो आप वो दे सकते हैं, क्योंकि भारत की बात है, या आपके हित की बात है, या आपके देश के हित की बात है। और तो इस पे योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद योगी का बयान है कि भाई यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएंगे। 10 मार्च को यूपी में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अपना पहले से डिक्लेयर कर दिया कि भाई जीत तो हमारी होगी और पूर्ण बहुमत से होगी। अब ये जनता को अब देखते हैं कि जनता कौन सी पार्टी को चूज करती है, और जो आगे जाके जो देश की जो अपने जिस राज्य में है उस राज्य की कमान संभालेगी। तो यूपी चुनाव की घोषणा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बनाने का दावा कर दिया है। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इस बार प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। यूपी की मैं बात कर रहा हूं। आयोग की घोषणा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने आयोग की ओर से चुनाव तारीखों का ऐलान का स्वागत किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, हम आयोग की ओर से की गई घोषणा का स्वागत करते हैं। योगी ने कहा है कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम लोकतंत्र के इस महापर्व का हृदय से स्वागत करते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, ऐसा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। तो ये एक चुनाव के प्रति एक ये खबर थी। और बंगाल, अब जो कोरोना के बात करते हैं, जो केसेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और दिल्ली में तो कोरोना विस्फोट हो गया है। तो जिसको अभी आपको पता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है दिल्ली में, लेकिन फिर भी आपको पता है कितने केसेस आ जाए दिल्ली में। जो नए केसेस हैं 20,000 पार कर गए दिल्ली में। जो केसेस 17,000 थे कल, आज वो 20,000 हो गए हैं दिल्ली में। तो ये बड़ी चिंता का एक विषय है। तो उसकी डिटेल में थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं। और महाराष्ट्र में 20,000 पार कर गए हैं। तो परसों भी महाराष्ट्र में 20,000 पार थे, कल भी 20,000 पार थे, और आज भी 20,000 पार। तो महाराष्ट्र में 20,000 पार है। दिल्ली में जो केसेस बढ़ रहे हैं, पहले 5-6 दिन पहले 1,000 केस से, फिर 3,500 हो गए, फिर 5,000 हो गए, फिर अगले दिन 10,000 हो गए, फिर 15,000, फिर 17,000, और आज 20,000। बहुत बड़ी बात है। और बढ़ते कोरोना के मामलों पर रोक लगाने के लिए तमाम राज्यों में एक बार फिर बंदिशों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू का लगा दिया है। और इसके बाद अब ये जो समस्या अब एक और खड़ी हो गई है, इस सब के बीच प्रवासी मजदूरों को एक बार फिर लॉकडाउन का डर सताने लगा है। उनको यह आशंका है, जो दूसरे स्टेट से जो मजदूर आते हैं, तो उनको ये आशंका है कि भाई कहीं ये एक्सटेंड ना हो जाए लॉकडाउन। तो उनको ये आशंका है कि वीकेंड कर्फ्यू के बाद सरकार लॉकडाउन लगाएगी, कि जैसी मंडे को ये खत्म हो, संडे को खत्म होगा, संडे वीकेंड कर्फ्यू है, मंडे से ये लॉकडाउन लगा देगी। तो ये मजदूरों को आशंका हो रही है। तो इस बीच प्रवासी मजदूरों को एक बार फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है। उनको यह आशंका है कि वीकेंड कर्फ्यू के बाद सरकार लॉकडाउन लगाएगी। हालांकि सरकार ने इस बात पर बार बार जोर दिया है कि वह पाबंदी सिर्फ कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लगाई गई है, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी मजदूर घर लौटने लगे हैं। जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से जो मजदूर आते हैं, जो दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं, तो वो वापस लौटने लगे हैं। एक ये चिंता का विषय है। और इसके बावजूद मजदूर घर लौटने लगे हैं। वीकेंड कर्फ्यू लागू होने से पहले शुक्रवार को
बस अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई बस अपने गांव पहुंचना चाहता था। तो ये अब एक चिंता का विषय है कि मजदूर अपने जैसे गांव जाने लगे दिल्ली से, तो उसमें भी जहां वो जो भीड़ जमा होगी वहां कोरोना के फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और मान लो अगर किसी मजदूर को या किसी भाई को अगर कोरोना होता है, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन होता है, हो ही रहे हैं केसेस तो खैर बढ़ ही रहे हैं, तो वो अपने गांव जाता है तो पूरे गांव में, जहाँ जो गांव भी सुरक्षित है, पूरे गांव में कोरोना का विस्फोट हो जाएगा। तो ये एक चिंता का विषय है। सरकार को इस पर देखना चाहिए कि हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको कैसे रोका जाए, जो प्रवासी मजदूरों को कैसे रोका जाए, इसका समाधान सरकार को निकालना पड़ेगा। तो आप भी अपने कोई आपके जो सवाल है वो पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप रख सकते हैं। और मैं इसको खबर को आपको आगे बताता हूं। वेस्ट दिल्ली के डीएलएफ में कॉन्ट्रैक्टर तौफीक आज तक, तो अब ये जो मजदूर हैं ये कह रहे हैं कि भाई हमें समस्या आ गई है कि अब क्या करें। कभी सरकार ये ना करे कि संडे के बाद जब वीकेंड कर्फ्यू खत्म होगा तो भाई लॉकडाउन ना लगा दे। तो इसलिए फ्राइडे को बस अड्डे पे काफ़ी भीड़ देखी गई, जो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो एक चिंता का विषय है। और वो जैसे अपने घर जाएंगे तो, पर सरकार ने मना कर दिया कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अभी तक जो दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कहा है, जो सरकार ने जो कहा है, वो कह रहे कि कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी मजदूरों को इसका काफ़ी डर सता रहा है। और तो ये एक खबर थी, मैंने आपको दिल्ली की बताई। इसके अलावा मैं जो दूसरी राज्यों की खबरें मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको आंकड़ा बताया था, मैं आपको एक बार आंकड़ा और बता देता हूँ कि कितने केसेस आए, ये मैं आपको और बता देता हूँ। दिल्ली के 2 महानगरों में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती चली जा रही है। दिल्ली और मुंबई पूरे तरीके से कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। दोनों ही महानगरों में संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। सबसे पहले बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 20,181 20,181 ये मामले सामने आए हैं। और दिल्ली में 24 घंटों में 20,181 नए कोरोना वायरस के मामले आए हैं, और जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या अब 48,178 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 11,869 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर फिलहाल 19.6 है। पॉजिटिविटी रेट जो होता है 19.6, यानी कि अगर 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो करीब 19-20 लोगों को कोरोना पाया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना महामारी में संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए यहां वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। और अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 20,318 नए मामले आए हैं, यानी कि लगातार 3 दिन से मुंबई में 20,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। तो मुंबई की हम बात करें तो 20,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल मुंबई में सक्रिय मामलों की संख्या 1,06,037 है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मुंबई में इस समय 120 इमारतों को सील भी कर दिया गया है। तो एक ही खबर है। तो दिल्ली मुंबई में कोरोना का विस्फोट हो गया है, तो उसका हमें देखना है कि एहतियात बरतना है, और जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उनका हमें पालन जरूर करना है। तो एक ये खबर है। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप रख सकते हैं। और भाजपा 5 साल में भाजपा के बदले 3 मुख्यमंत्री, इस बार सत्ता की राह में रोड़ा बन सकते हैं केजरीवाल। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने बदल दिए पिछले जो 5 साल में। और इस बार केजरीवाल, पहले तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होता था, बीजेपी के बीच में, इस बार केजरीवाल भी इलेक्शन में कूद पड़े हैं, और उनको पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड में उनकी सरकार बनेगी। तो अभी देखना है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, इसमें कौन सी पार्टी की जीत होगी। और भाजपा आईटी सेल के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा करेगी समाजवादी पार्टी। तो वो कह रहे कि भी भाजपा आईटी सेल ने जो खबर फैलाई थी कि वो 200 करोड़ रुपए जो मिले हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, तो उनके खिलाफ
जो मुलायम सिंह की पार्टी है, जो अखिलेश जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वो मुकदमा करेगी, ये पार्टी का कहना है। और बंगाल में भी बेकाबू हुआ कोरोना। अभिषेक की सलाह, 2 महीनों के लिए राजनीतिक कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। तो अभिषेक जो वहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, तो उसमें जो मंत्री हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई 2 महीनों के लिए राजनीतिक कार्यक्रम पे रोक लगानी चाहिए। तो तृणमूल टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 मामलों में अभिषेक बनर्जी, और ये राष्ट्रीय महासचिव भी हैं टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की, तो इन्होंने कहा कि भाई अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बीच सभी राजनीतिक कार्यक्रमों और धार्मिक समारोह पर अगले 2 महीनों तक रोक लगा देनी चाहिए। ऐसा टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा है। तो एक ये खबर है। इसके अलावा आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप रख सकते हैं, क्योंकि ये भारत की बात है, ये देश की बात है। और केरल में स्वास्थ्य विभाग में कांग्रेस द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर फाइलें गायब हो गई हैं, एक ये खबर है। और ईडी ने 4500 छात्रों से धोखाधड़ी के आरोप में अलायंस यूनिवर्सिटी के चांसलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बीच कांग्रेस ने राज्य सरकार से की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग रखी है। और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से हैं, उन्होंने कहा कि भी चुनाव में जनता का जीवन प्रभावित ना हो, चुनाव आयोग इसका ख्याल रखे। तो संजय सिंह ने ऐसा कहा है। और महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लग गया है। मुंबई में सामने आए 20,318 नए मामले, एक ये खबर है। और दिल्ली में, जैसे मैं आपको बताया था कि 20,000 से अधिक मामले आ चुके हैं, तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद नहीं राहत, कोरोना के 20,000 से अधिक मामले। मतलब आज कर्फ्यू लगा था पूरे दिन दिल्ली में, तब भी 20,000 से ज़्यादा जो कोरोना के मामले वो सामने आए। और अभी देखिए, अगर कर्फ्यू ना होता तब और कितने केसेज आए थे। तो ये एक चिंता का विषय है। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर भी आपको बता देते हैं। 2021 के अंत तक चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 32.5 खरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। तो चाइना को बहुत फायदा हो रहा है। लॉकडाउन, जो पूरे कोरोना के जो केसेस फैल रहे हैं, इससे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो काफ़ी, मतलब उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो चाइना को पूरा फायदा हो रहा है। चाइना ने 2021 के अंत तक चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 32.5 खरब डॉलर पहुंच गया है। तो चाइना को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इसमें। यूएई के इतिहास में सरकार ने लिया बहुत बड़ा फैसला। पहली बार जुम्मे के दिन खुले ऑफिस और स्कूल खुले। और इक्वाडोर में गैलापागोस द्वीप समूह पे ज्वालामुखी फटा है, एक ही अंतर्राष्ट्रीय खबर है। और पाक हिल स्टेशन में 21 पर्यटकों की मौत हो गई है। और चाइना ने भारत के खिलाफ नई साजिश रची है। गलवान घाटी की पत्थर में से रच रहा है नया प्रोपेगेंडा, एक ही खबर है। तो ये जो हमने अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताई, कुछ खेल की खबरें भी आपको बता देते हैं। खेल में तीसरा टेस्ट मैच है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। तो जो तीसरा टेस्ट मैच होगा, एक टेस्ट मैच पहला भारत जीती थी, दूसरा साउथ अफ्रीका जीती थी, और तीसरा टेस्ट मैच अभी देख रहे हैं कौन सी टीम जीतेगी, और उसी के नाम सीरीज हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया के जो ख्वाजा हैं, उस्मान ख्वाजा, उन्होंने जो एशेज चल रही है, जो चौथा टेस्ट मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का, तो दोनों ही पारियों में उन्होंने सेंचुरी लगा दी है। तो ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। तो अब ये देखना है कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच बचा पाती है कि नहीं बचा पाती।
मैं आपको एक बार स्कोर बता दूं, एशेज का जो चौथा टेस्ट मैच है, 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। और जो चौथा टेस्ट मैच है तो 416 8 विकेट के नुकसान पे बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर करी थी इन्हें। इंग्लैंड ने 294 बनाए थे और फिर दूसरी इनिंग 265 बनाए 6 विकेट के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया ने। और इंग्लैंड 30 रन बनाए इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट के नुकसान पे, और 358 रन चाहिए, 358 आखिरी दिन। तो मैं नहीं समझता इंग्लैंड जीत पाएगी ये टेस्ट मैच, लेकिन ये देखना है कि ड्रॉ करा पाएगी। जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ कराया था, जो लास्ट दिन खेले थे, जो टेस्ट मैच था, जो तीसरा टेस्ट मैच था, जो ड्रॉ कराया था, तो क्या इंग्लैंड ये टेस्ट मैच ड्रॉ करा पाएगी? तो ये भी देखना है। और इसमें जो ख्वाजा का मैंने आपको बताया, उस्मान ख्वाजा, तो पहली पारी में उन्होंने 137 रन बनाए थे, और दूसरी पारी की अगर हम बात करें 265 में से 101 नॉट आउट बनाए उन्होंने, ख्वाजा ने, उस्मान ख्वाजा ने बनाए हैं। तो वो ये दोनों पारी में शतक बनाने का इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। अब कल आखिरी दिन है, क्या इंग्लैंड, कल देख रहे हैं 358 रन चाहिए थे, 358, वो तो मेरे को लगता नहीं बना पाएगी, वो तो नहीं, इतना आसान नहीं होगा और बनेगी भी नहीं। साथ में अब ये देख रहे हैं क्या इंग्लैंड ड्रॉ करा पाएगी ये टेस्ट मैच, तो पूरे दिन उनको जो 90 ओवर है वो खेलने पड़ेंगी इसके लिए। और ये एक खबर है, तो एक ऑस्ट्रेलिया के ही एक जो इंग्लैंड के भी एक जो दिग्गज प्लेयर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि भारत से प्रेरणा लेकर इंग्लैंड की टीम सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ करा सकती है। तो जैसे भारत ने ड्रॉ कराया था, तो वो इंग्लैंड की टीम कहीं ना कहीं भारत से भी प्रेरणा लेना चाहती है। और जोकोविच जो लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 है, उनके वकील ने कहा है कि कोरोना संक्रमित होने के कारण जोकोविच ने मांगी थी चिकित्सा में छूट, तो उसके कारण उनको अलाउ नहीं किया जा रहा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होना था, तो उसमें उनको नहीं पार्टिसिपेट किया, अथॉरिटीज़ द्वारा नहीं खेलने दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि कोरोना संक्रमित होने के कारण जोकोविच ने मांगी थी चिकित्सा में छूट, ऐसा उनके वकील का कहना है। और एशिया कप में भारतीय टीम का बेहतर प्रदर्शन करना अहम, कोच शॉपमैन, तो जो भारतीय महिला टीम के जो कोच हैं जेनिक शॉपमैन, तो उन्होंने कहा कि भी 21 से 28 जनवरी तक ओमान के मस्कट में होने वाले एशिया कप होगा, तो उसमें भारतीय टीम को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। हॉकी की हम बात करें, महिला हॉकी टीम के बारे में अब ये खबर बताइए। और कुछ बॉलीवुड की खबरें हम आपको बताते हैं, एंटरटेनमेंट की खबरें बताते हैं, क्योंकि ये देश की बात है, तो इसमें हम हर एक जो खबर है आपके पास लेके आते हैं हम। और जो एक पिक्चर है, ये मेरे देश की धरती ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दूसरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। और कोविड-19 के कारण टली सलमान खान की आगामी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग, तो सलमान खान जो अपनी पिक्चर बना रहे हैं टाइगर 3, उसकी शूटिंग टल गई है, क्योंकि कोविड की वजह से उसको शूटिंग को टाल दिया गया है। और ओटीटी की खबर है कि अर्जुन अल्लू के फैंस के लिए खुशखबरी है, पुष्पा हुई ओटीटी पे रिलीज। तो जो पुष्पा को देखना चाहते हैं, जो मूवी है ये, जिसने हर जगह रिकॉर्ड कमाई करी है, तो आप ओटीटी पे अब उसको देख सकते हैं। इसने ये पहले तो अलग अलग भाषाओं में रिलीज़ हुई थी, और भारत में भी और बाहर भी रिलीज़ हुई थी, तो ये काफ़ी कमाई कर चुके हैं फिल्म ये, और बहुत ही शानदार एक्टिंग करी है अल्लू अर्जुन ने, जो साउथ के सुपरस्टार हैं। और रश्मिका मंदाना एक्ट्रेस है, अल्लू अर्जुन हीरो है उसमें। पुष्पा द राइज पार्ट 1 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करी है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 300 करोड़ रुपए हो चुका है। 300 करोड़ बहुत बड़ी बात है। हिंदी डब संस्करण ने भी सभी को चौंका दिया, जो हिंदी में डब हुई थी उसने भी सबको चौंका दिया है। इसने 20 दिन में 70 करोड़ अब, और मतलब फिल्म आज अमेजोन प्राइम वीडियो पर 4 भाषाओं में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के में प्रीमियर के लिए तैयार है। तो अब ये अमेजोन प्राइम पे ऐसे दे सकते हैं, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ और मलयालम में ये आएगी अमेजोन प्राइम पर, पुष्पा जो हम फिल्म की बात कर रहे हैं। और ये एक खबर है, तो आप ओटीटी पे आनंद ले सकते हैं इस बेहतरीन फिल्म का।
और नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने अपने बेटे का नाम गुरिक रखा है। एक ये खबर है इंटरटेनमेंट की। तो ये खबरें थी और हमने आपको बताई जो पॉलिटिक्स की खबरें बताई, देश विदेश की खबरें बताई, हमने आपको स्पोर्ट्स की खबरें बताई, इंटरटेनमेंट की खबरें बताई। तो ये भारत की बात है, इसमें हमने आपको हर एक तरह की खबरें बताई। और फिर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मास्क जरूर लगाएं, नहीं तो जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दिल्ली में आपने कल देखा कि आज 20,000 से ज़्यादा केसेस आ गए, महाराष्ट्र में 20,000 केसेस आए हैं, लगातार तीसरा दिन महाराष्ट्र में 20,000 से ज़्यादा केसेस आए। और दिल्ली में तो आज कर्फ्यू था, फिर भी 20,000 केसेस आ चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमेशा मास्क लगा के रखें और बाहर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत भीड़ में आप ना जाएं, जो भीड़ का एरिया हुआ ना आप ना जाएं। सैनिटाइजर का आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये हमारी टीम आपसे निवेदन करती है। आप सबका भारत की बात संदीप भारती के साथ ये जो कार्यक्रम है समाचार का, इसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद करते हैं और हम आपसे सबसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे काम करेंगे, जिससे अच्छे सामाजिक काम करेंगे जिससे कभी पूरे समाज को फ़ायदा हो। तो इसमें आप अपने, ताकि आपके परिवार का नाम रोशन हो, आपके देश का नाम रोशन हो। और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी को शुभ रात्रि। और फिर से हम आएंगे और आपको अपडेट देंगे, पूरे भारत की आपको बात बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। फिर से सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय। जय हिंद, जय भारत।